चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग फिर से करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत कि इस हफ्ते क्या-क्या चीजें खास हुई हैं। तो कुछ सेलेक्टेड खबरें मैं लेके आया हूँ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ इस पीडीएफ पे काम चल रहा है। धीरे धीरे जब पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, पूरी पीडीएफ बन जाएगी, तो एक और वीडियो लेके आएंगे और हम लोग टेलीग्राम के लिंक पे पीडीएफ डालेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहां से जो है आप उस में जाके आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ से एक न्यूज आ रही है। छत्तीसगढ़ की न्यूज क्या है, तो देखिए, हमारे न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा, इनको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है। अब ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, पहले ये वर्ड समझना जरूरी है। कार्यवाहक क्या होता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है जब हमारे मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अपना पद छोड़ दें या किसी कारणवश अपने पद का कार्यभार संभालने के लिए मौजूद नहीं हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई हो सकता है उनको ऑपरेशन कराने जाना हो, या हो सकता है वो किसी कारण छुट्टी पे हो। तो ऐसे टाइम पे उनकी जगह पे कोई अगर व्यक्ति काम करता है तो वो कैसे काम करेगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनकर काम करेगा। इसके बारे में हमारे संविधान में कहीं है क्या? तो जी हाँ, हाई कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट के लिए मिलेगा आपको संविधान के भाग 6, भाग 6 मतलब राज्य, उसका चैप्टर 5 या अध्याय 5। अध्याय 5 हमारा होता है क्या वहाँ पे? उच्च न्यायालय के बारे में रहता है। अध्याय 5 के अंतर्गत आर्टिकल आएगा 2 तो आर्टिकल 223 बताता है अपने क्या, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो उनके हिसाब से इनको नियुक्त किया गया है, किनको? प्रशांत मिश्रा जी को। तो प्रशांत मिश्रा जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। और खबर क्या है, देखिए, प्रशांत मिश्रा जी को कब से बनाया जा रहा है? 1 जून 2021। तो 1 जून महीने का आप ले सकते हो पहला दिन उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ओके, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई है? तो 24 मई को जारी की गई है। 24 मई को आ रही है, हम लोग 26 मई 27 मई पे काम कर रहे हैं। तो 24 मई को अधिसूचना आती है और ये जो है बनाने के लिए इनको डाल दिया गया है। कई न्यूज चैनल पे ऐसा आ रहा है कि 1 तारीख से यही जो है मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। कई जगह पे दिखा रहा है ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो ये जो है अभी आप कार्यवाहक समझ के चलिएगा। इन केस अगर इनको भी मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता, परमानेंट इनको बना दिया जाता, तो हम लोग उसको आगे अपडेट कर लेंगे। ओके, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कार्यवाहक क्यों बना रहे हैं? तो रामचंद्र मेनन जो इनके पहले रहे हैं, पी आर रामचंद्र मेनन, जो भी काम कर रहे हैं, 31 मई को ये रिटायर होने वाले हैं। ओके, तो इसके कारण जो है इनको बनाया जा रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या इसके पहले भी इनको कभी बनाया गया है? क्या कभी पहले भी छत्तीसगढ़ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो जी हाँ, इसके पहले कब होता है? तो जब हमारे इनके पहले वाले रामचंद्र मेनन जी के पहले जो अजय कुमार त्रिपाठी थे, वो जब लोकपाल समिति के सदस्य बनाए गए थे, तो उस दौरान जो है फिर से इनका पद रिक्त होने के कारण इन्हें ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाने वाली घटना ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इनको एक बार बनाया जा चुका है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कब बनाया गया था? जब अजय कुमार त्रिपाठी, जब वो लोकपाल के लिए गए थे तब, जब वो उपस्थित नहीं थे तब। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें खास खास है, तो वो थोड़ी सी चीजों को पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनको बनाया कैसे गया है? तो राष्ट्रपति ने दिया है आदेश। इसके आधार पे, वरिष्ठता के आधार पे, हाई कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज है उनके आधार पे इनको जो है मिल गया है। सबसे सीनियर यही है अभी। ओके, इसके पहले इनका अगर इतिहास देखोगे तो ये जो प्रशांत मिश्रा जी हैं 1987 में अधिवक्ता बने, वकील बने हैं। ओके, कहाँ से पढ़ाई की है? तो जिला न्यायालय रायगढ़, जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश और बिलासपुर आदि में ये अपनी वकालत कर चुके हैं। पढ़ाई कहाँ की है उसके बारे में नहीं, ये कहाँ पर इन्होंने अपना सेवा दे चुकी है उसके बारे में। 2005 जनवरी में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में इनको मनोनीत किया गया था, सीनियर वकील के रूप में, सीनियर लॉयर के रूप में। ध्यान रखिएगा, वे 2 वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य विधि परिषद के भी अध्यक्ष रहे हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राज्य विधि परिषद, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो चीज ध्यान में रखना है, 2009 को वे बिलासपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुए। तो कब से काम कर रहे हैं? तो 2009 से काम कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक नोट पॉइंट है, मैडम जी ने डाला हुआ है, आप देख सकते हो क्या, कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट में जज रहते हैं, वो 62 साल की आयु में रिटायर होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 65 साल की आयु में रिटायर होते हैं। तो 62 साल पूरा कर लिए अगर आप हाई कोर्ट के जज हो तो आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, या आपको रिटायर होके, और 65 साल अगर आप सुप्रीम कोर्ट के हो तो आप उस समय रिटायर लोगे। ये दो चीज ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर जो मैंने आर्टिकल बताए हैं, अध्याय बताए हैं, तो वो कार्यकारी वाला, वो चीज ध्यान रखिएगा, वो जनरली लोग नहीं बताते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा बाहर आते हैं। एक और है, नियुक्ति हुई है। नियुक्ति किसकी हुई है? तो सीबीआई के निदेशक की हुई है। सीबीआई बोले तो अपना केंद्रीय जांच ब्यूरो।
तो इनको बनाया गया है निदेशक सीबीआई का डायरेक्टर, तो सुबोध कुमार जायसवाल। क्योंकि सुबोध कुमार जायसवाल जी को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो कौन है ये? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पहले महानिदेशक रह चुके हैं, अभी भी वर्तमान वहीं पे है। इनको जब नियुक्ति हो जाएगी तो बना दिया जाएगा। ठीक है, 2 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है। उनका नाम जो है कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा सुलझाया गया था। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सीबीआई की बात करते हैं। सीबीआई क्या है? सबको पता होगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई भारत की एक जांच एजेंसी है। ये सबको पता है कि जांच करने के लिए आती है। किस विभाग के अंतर्गत काम करती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो याद रखोगे कौन सा विभाग है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इसके अधिकार क्षेत्र में आती है और उसी के अधीन ये काम करती है। ये जो सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं, इनके बारे में एक बहुत बड़ी बात कहा जाती है कि इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क जो होता है, अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो तंत्र है इनका, वो बहुत ज्यादा मजबूत करके रखे हैं। ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, काफी मजबूत है। और इनको क्या बोला जाता है? जासूसों का मास्टर। ये भी ध्यान रखिएगा, जासूसों के गुरु हैं एक प्रकार के ये। इनकी कुछ उपलब्धि है क्या? तो हाँ, महाराष्ट्र में जो स्टाम्प पेपर घोटाला हुआ था और मालेगांव ब्लास्ट, इसकी जांच में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है इनका, वो देख लीजिएगा। सीबीआई के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, तो सीबीआई की बात करें, केंद्रीय जांच ब्यूरो की, तो इसका गठन कैसे होता है? तो इसका गठन होता है संथानम समिति की सिफारिश पर। ओके, सीबीआई को बनाया जाता है संथानम समिति की सिफारिश पर। ओके, और कौन सा कानून के हिसाब से बनी है? तो दिल्ली विशिष्ट पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 पर ये आधारित बनी हुई है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। तो सीबीआई का एक निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है, जिसको 3 सदस्यीय समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 3 लोगों की एक समिति रहेगी, किसी भी एक व्यक्ति का नाम चुनेगी, उसको बनाया जाएगा। ये 3 लोग में होंगे कौन? तो प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये 3 लोग जो है मिलकर अपने जो भी सीबीआई के निदेशक रहेंगे उनको चुनेंगे। तो अभी लेटेस्ट में एक जो खबर आई थी इसी में, इन्हीं से जुड़ी हुई, कि एक 6 महीने का नियम है। वो 6 माह का नियम जो है बताया गया कि भैया आप किसी को भी अगर अध्यक्ष बनाना चाह रहे हो, सॉरी निदेशक बनाना चाह रहे हो सीबीआई का, तो 6 माह का नियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 6 माह का नियम क्या बोलता है कि यदि आप किसी भी अधिकारी को सीबीआई का निदेशक बनाना चाहते हो, किसी भी पुलिस अधिकारी को, तो आपको उसका रिटायरमेंट देखना पड़ेगा। क्या उसके रिटायरमेंट को मात्र 6 महीना बचा है या 6 महीने से कम है क्या? यदि 6 महीने या 6 महीने से कम है तो आप उसको नहीं बना सकते। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे और कभी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और खबर पे क्या है, तो थोड़ा सा दिवस वगैरह देख लेते हैं। 24 मई, 24 मई, 24 मई को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस। अभी राष्ट्रमंडल क्या है तो सभी को पता होगा। राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का संगठन है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। तो इसी के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 54 देशों का एक राजनीतिक संगठन है। इसमें अधिकांश देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। जो हम बोलते हैं कि ब्रिटेन ने अलग अलग देशों को जो है गुलाम बनाया था या उपनिवेश बना के रखा था, तो उनमें से जो जो देश मतलब ब्रिटेन के उपनिवेश है, वो लोग क्या बनाते हैं? अपना एक अलग अलग संगठन बनाते हैं, राष्ट्रमंडल संगठन। कब से बनाए हुए हैं? तो 1931 में स्थापना करते हैं। मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। तो 24 मई को ही क्यों बना रहे हैं, तो इसके बारे में यदि बात करेंगे, तो 24 मई 1819 ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का जन्म होता है। जयंती लिख रहे हैं, तो वो 24 मई 1819 को वो पैदा होती है। तो उनके बर्थडे के लिए जो है अपना राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। शुरुआत में इसको एम्पायर डे का नाम दिया गया था। क्रिकेट वाला एम्पायर नहीं, एम्पायर मतलब साम्राज्य। तो एम्पायर डे के रूप में इस समूह को बनाया गया था। अब 1958 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया? राष्ट्रमंडल। ओके, तो राष्ट्रमंडल दिवस तब से क्या बनाने लगे हैं? राष्ट्रमंडल दिवस। याद रखोगे, एम्पायर क्रिकेट वाला नहीं है, वो कौन सा वाला एम्पायर है? साम्राज्य वाला। इस बार का विषय क्या था या थीम क्या था? तो थीम थी इस बार की एक सामान्य भविष्य प्रदान करना। ओके, इतना ध्यान रखिएगा राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 अभियान के बारे में देखना है। अभियान एक है और एक छोटा सा अपना जो इकोनॉमी से रिलेटेड है उसके बारे में। अभियान क्या चल रहा है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। इसके पहले ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 पिछले साल चल चुका है। तो उसमें होता क्या? समुद्र सेतु में जनरली जो दवाओं के लिए रहता है उससे जुड़ा हुआ है अभियान। तो इसी में ध्यान रखिएगा, जो नौसेना कर रही है, कौन सा लगा के रखिए अपना? मालवाहक या आप बोल सकते हो युद्धपोत जलाश्व। क्या नाम है? जल आश्व, जल का घोड़ा। ओके, ऐसे याद रखना। आईएनएस जलाश्व जो है कहाँ से? ब्रुनोई सिंगापुर से 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और अन्य जरूरी दवाइयों के साथ विशाखापट्टनम पहुंचा है।
ये ब्रुनोई देश गया, सिंगापुर गया, वहां से जो अपनी दवाएं रहती हैं, ऑक्सीजन की उस समय बहुत ज्यादा कमी हो रही थी, तो ऑक्सीजन के लिए और अन्य महत्वपूर्ण दवाओं को लेकर ये आया है। तो समुद्र सेतु अभियान में यही चीज होती है। पार्ट 2 है, कौन सा कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, जलाश्व कर रहा है। ओके, तो इस पे इतनी बात जानिएगा। इसके अलावा एक चीज है, थोड़ी सी जानकारी, हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार वीडियो पैकेज अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वो सारे एकदम जो है सबसे कम रेट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पैकेज लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा। ऐसी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वो भी मैं आपको दे दूंगा, सारा डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। कोशिश करेंगे कमेंट में भी हम लोग उसको डाल दें। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वीडियो देख के सीख सकते हो, आपको वीडियो से काम बन जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं बैठना है, आपको वीडियो चाहिए, तो वीडियो पैकेज वो भी आप किसी एक विषय पे कमजोर हो तो पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से ले सकते हो। आप छत्तीसगढ़ के लिए ले सकते हो, इकोनॉमिक के लिए ले सकते हो, इंडिया जीएस के लिए ले सकते हो। अलग अलग आपको जो भी सब्जेक्ट के वीडियो पैकेज चाहिए होंगे, हम एक पैकेज पे बना के आपको कम से कम रेट पे जो आपको अवेलेबल हो सके, जिसमें हम आपके साथ पूरा काम कर सके, वैसे पे हम जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, प्राइवेट वीडियोज रहेंगे, केवल जो पे करेंगे उनके लिए रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है और कम रेट पे करनी है, आप बिल्कुल एक बार जो है देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पे हम लोग थोड़ा सा आते हैं एक लास्ट रिपोर्ट की तरफ। कौन सी है, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एफडीआई प्रवाह की दर में 10% वृद्धि के बारे में बताता है। एफडीआई क्या होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जो विदेश से हमारे देश में पैसा मिलता है, हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या बता रहा है, वित्तीय वर्ष जो 2020-21 था, इस दौरान हमारे एफडीआई प्रवाह में 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अभी तक का सबसे अधिक भारत में कुल 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया। भारत को इतना पैसा इस साल जो है मिला हुआ है। ओके, पिछले वर्षों की तुलना में अगर देखोगे तो एफडीआई प्रवाह के दौरान एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 19% की वृद्धि हुई है। 19% की वृद्धि इस पे होती है। जो ध्यान देने वाली बात है, 2020-21 में सबसे ज्यादा एफडीआई निवेशक किस कौन है भारत के अंतर्गत, तो सिंगापुर है, जहां सबसे ज्यादा पैसा आते हैं। सिंगापुर के बाद यूएसए है और यूएसए के बाद मॉरिशस है। ये नाम याद रखिएगा, सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशस। ओके, इसके बाद सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से मिला है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र से कुल एफडीआई 44% प्राप्त होता है। इसके बाद कहाँ पे मिलता है, तो निर्माण में मिलता है, निर्माण गतिविधियों में 13% और सर्विस क्षेत्र में 8%। तो ये वाला चेंज जल्दी नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में मिला 44, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फिर सर्विस आता है। सबसे ज्यादा किस राज्य को मिला है एफडीआई, तो गुजराती भाव लोगों को। ओके, गुजराती लोगों को कितना मिला है तो उसके बारे में डाटा नहीं, सबसे ज्यादा किसको मिला है, तो गुजरात को मिला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। करंट अफेयर का वीडियो छोटा छोटा हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आए, ज्यादा हैवी ना पड़े, लोड ना पड़े। आपको अगर वीडियो पैकेज चाहिए रहेगा तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर सारा नीचे रहेगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ना है, हमारी जो टीचिंग टाइप पे होती है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यदि क्लास में बैठना है ऑनलाइन क्लास पे, तो आपको क्लास पे हम देंगे। और यदि आपको वीडियो पैकेज चाहिए तो वीडियो पैकेज भी आपको मिलेगा। वीडियो पैकेज भी आप देख सकते हैं, क्लास भी देख सकते हैं, दोनों के लिए रहेगा। कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा नीचे, आप इससे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।